राजपुर गांव के जंगल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और राजपुर गांव में रंगा नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। और उसी गांव में श्याम और अर्जुन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों अपने खेतों में काम किया करते थे। अरे ओ अर्जुन, आज खेत में नहीं चलोगे क्या? अरे चलूंगा चलूंगा, रुको, आ रहा हूँ। फिर वो दोनों अपने खेतों में चले जाते हैं। अरे सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे अब लकड़ियां काट कर नहीं लाया जाता, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे देना। तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हो गई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हो गई हो, इसीलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियां? अरे अर्जुन, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे श्याम, तुम चुप रहो और सुनो बूढ़ी माँ, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, समझ गई? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत हो बूढ़ी माँ। दरअसल अर्जुन ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। आपके लिए लकड़ियाँ मैं लेकर दे दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। फिर राम लकड़ियां जमा कर लेता है। श्याम, मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम उस बूढ़ी माँ के लिए क्यों लकड़ियां जमा कर रहे हो? अरे अर्जुन, गुस्सा मत करो। अर्जुन भाई, तुम ही बताओ, वो बेचारी बूढ़ी माँ इतना सब कुछ अकेले कैसे काम करेगी? काहे की बेचारी बूढ़ी माँ? वो तो बहुत चालाक है, सबसे ऐसे ही मांग मांग कर अपना काम चला लेती है। अरे तो अर्जुन, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चलो अब जल्दी से, उनको बहुत देरी हो रही है। फिर वो दोनों लकड़ियां लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे बूढ़ी माँ, मैं आपकी लकड़ियाँ कहाँ पर रखूं? अरे बेटा, तुम ये लकड़ियां मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम तो बहुत अच्छे से लोगों को अपनी बातों में फंसा लेती हो और अपना सारा काम निकलवा लेती हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं। बकवास मत करो बूढ़ी माँ, ये श्याम तो थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर श्याम बूढ़ी माँ के घर में लकड़ियाँ रख देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रंगा बेटा, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए और थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो और थोड़ी सी कोई दाल दे दो। बूढ़ी माँ, लेकिन आप इन सब के बदले मुझे की दोगी? क्या आपके पास पैसे हैं? रंगा बेटा, तुम्हें तो पता ही है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कर दो, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले भी सामान दे दिया था। लेकिन बूढ़ी माँ, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता, इस बार ये सब संभव नहीं है। बूढ़ी माँ, अब मुझे माफ कीजिए। रंगा बेटा, तुम्हें तो पता ही है, मैं पैसे कमाने नहीं जा सकती, मेरी अब उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे अब कोई काम नहीं होता। अब तुम ही बताओ ना, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? लेकिन बूढ़ी माँ, मैं भी तो मेहनत करके खाता हूँ, मुझे अगर सामान बेचकर पैसे नहीं मिले तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बूढ़ी माँ। रंगा की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माँ वहां से चली गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर बूढ़ी माँ फिर से रंगा की दुकान पर जाती है, तो बूढ़ी माँ को देखकर रंगा बहुत गुस्सा हो जाता है। बूढ़ी माँ, अब फिर से यहाँ आ गई, पर मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे बेटा, रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर बूढ़ी माँ उसे एक सोने का सिक्का दे देती है। हाँ, क्यों नहीं, ये तो सोने का सिक्का है। ये तुम्हें कहाँ मिला बूढ़ी माँ? अब आपको जो भी सामान चाहिए वो मैं सब आपको दे दूंगा।
फिर बूढ़ी माँ सामान लेकर वहां से चली जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अर्जुन रंगा के यहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ रंगा भाई, वो बूढ़ी माँ तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गई क्या? तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो, जो सब उसे ऐसे ही सामान दे देते हो। अरे नहीं नहीं अर्जुन भाई, वो बूढ़ी माँ मुझे रोज एक सोने का सिक्का देकर जाती है और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाती है। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़ी माँ के पास कोई गुप्त धन पड़ा है। नहीं तो भला उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैंने मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वो खाली हाथ ही लौट गई थी। लेकिन उस दिन के बाद से वो रोज अपने साथ सोने का सिक्का लेकर आती है। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। रंगा की ये बातें सुनकर अर्जुन के मन में लालच आ जाता है। ठीक है रंगा, चलो मैं चलता हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया। फिर अर्जुन अपने घर चला जाता है और उसके बाद अर्जुन चारपाई पर बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। क्या हुआ जी? आज आप इतने अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बोलने के लिए बहुत कुछ है वनिता, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे आप क्या मूर्ख समझते हो मुझे? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ, क्या बात है? तुम्हें पता, जंगल में जो बूढ़ी माँ रहती है वो रोज रंगा को सोने का सिक्का देकर जाती है और बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाती है। और मैं सोच रहा था कि उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आता है, और रंगा मुझे ऐसे कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई ना कोई गुप्त धन है। अरे वाह, अगर हमें उस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में माला माल हो जाएंगे। अरे लेकिन यह होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़ी माँ के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो। देख लेना, थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर आपको खजाने के बारे में जरूर बताएगी। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़ी माँ के दिन आ गए हैं, वो कभी भी टपक सकती है। फिर अगले दिन अर्जुन सुबह होने पर जल्दी ही जंगल की ओर निकल जाता है। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज से आपके सारे काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अगर आप मुझे इजाजत देती हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बूढ़ी माँ, मुझे आपके पास आए पूरा 3 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देती है वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ये सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण अपनी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अब तो काफी दिन बीत चुके हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, मेरे ऊपर बस भगवान की दया है, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान ने इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल दिया है। अरे बूढ़ी माँ, मुझे तेरी सेवा करते करते कितने दिन हो गए, फिर भी तुम मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रही हो। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी सेवा कर रहा हूँ। मैं तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूँ तो कोई ना कोई बात कहकर टाल देती है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्याम खेत में काम करने के लिए जा रहा था
तभी उसे बूढ़ी माँ की आवाज आती है। अरे, यहाँ कोई है? जरा मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर श्याम बूढ़ी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बूढ़ी माँ? अब बताइए, क्या परेशानी है? मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम मुझे नदी से पानी भर कर ले आओ और मुझे पानी पिला दो। बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ बूढ़ी माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर श्याम घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट आता है और बूढ़ी माँ को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बेटा। मैं कई दिनों से प्यासी थी। तुम ही ने मुझे पानी पिलाया है और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो। मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वो अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो श्याम बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पिया है तो पता नहीं अब कब स्वर्ग की ओर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक जादुई टोकरी रखी हुई है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसकी तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना और हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। और इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी लालच मत करना, वरना इस टोकरी का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो भी होगा वो सब चला जाएगा। क्या? जादुई टोकरी? अच्छा ठीक है बूढ़ी माँ, मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई टोकरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगी। फिर श्याम वहां से बूढ़ी माँ के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक टोकरी दिखती है। अरे, ये तो वही जादुई टोकरी है। बूढ़ी माँ की बात तो बिल्कुल सच हो रही है। फिर श्याम टोकरी को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे, आ गए। कब से मैं आपकी ही राह देख रही थी। और ये टोकरी क्यों लेकर आए हो जी? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई टोकरी है। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज 3-3 गुना हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद भाग्यवान एक आलू लेकर आती है और उस टोकरी में डाल देती है कि तभी उस टोकरी में बहुत सारे आलू आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान, ये तो एक सच में जादुई टोकरी है। हम इसमें जो चीज डालेंगे वो 3 गुना हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब राम को जो कुछ भी चाहिए होता है वो उस टोकरी में डाल देता है और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। श्याम टोकरी को पाकर बहुत खुश था। वो श्याम ना ही उस टोकरी का कोई गलत इस्तेमाल करता था, ना ही अपनी पत्नी को करने देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सुनो जी, मैंने आज टोकरी से बहुत सारी सब्जी निकाल ली है। आज से आप सब्जी बेचने का काम करोगे? तुम सही कहती हो भाग्यवान, मुझे इस तरह खेतों में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। फिर श्याम सब्जी लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। अरे रंगा भाई, क्या तुम सब्जी लोगे? अरे श्याम, लेकिन तुम तो दूसरों के खेतों में काम करते हो, तो आज सब्जी कैसे बेच रहे हो? अरे, तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना, गुटली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना हो तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही ये सारी सब्जियां दे दो। फिर श्याम रंगा को सारी सब्जियां दे देता है और पैसे लेकर चला जाता है। दूसरे दिन अर्जुन रंगा के दुकान में जाता है। अरे रंगा भाई, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ अर्जुन भाई,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या श्याम और तुमने खेतों में सब्जियां लगाई? अरे रंगा भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो पता है हम दोनों दूसरे के खेतों में काम करते हैं, और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो श्याम रोज मेरे पास सब्जियां बेचने के लिए आता है। लेकिन मैंने जब उसको पूछा कि वो सब्जियां कहाँ से लेकर आता है, तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा कि रंगा भाई, तुम आम खाओ, गुठलियों से तुम्हें क्या करना है। अच्छा, तो ये बात है। वो इसीलिए बहुत दिनों से मुझे खेतों में काम करने के लिए मना कर रहा है, और काफी दिनों से मेरे साथ खेतों में काम करने नहीं आ रहा। तुम्हें पता है अर्जुन, जंगल वाली बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। लगता है शाम को बूढ़ी माँ ने कोई खजाना दिया है, इसीलिए वो इतनी सारी सब्जी बेच रहा है। अच्छा, तो ये बात है। अरे क्या हुआ? अरे अर्जुन भाई, कौन सी सोच में डूब गए हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ काम याद आ गया। चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात अर्जुन अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी भाग्यवान को देख रही हूँ। वो रोज रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बूढ़ी माँ जरूर उनको खजाना देकर गई है। वो मेरा खजाना है, उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बुढ़िया की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात पता लगाऊंगा। रात होते ही अर्जुन चुपचाप शाम के घर चला जाता है। वो खिड़की से सब देखता है। सुनो भाग्यवान, आज मैं बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ, तो तुम अपने जादुई टोकरी में डालकर उनको दोगुना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। फिर भाग्यवान जैसे ही टोकरी में आलू डालती है, वैसे ही आलू दोगुने हो जाते हैं और ये सब बाहर से अर्जुन देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है। आज के बाद तुम्हारे पास ये टोकरी नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद जब श्याम और भाग्यवान सो जाते हैं, तो अर्जुन छिपकर वो टोकरी चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। देखो देखो वनिता, ले आया मैं जादुई टोकरी, तुम अब इसका कमाल देखो। फिर अर्जुन उस टोकरी में एक सिक्का डालता है, तो उसमें बहुत सारे सिक्के आ जाते हैं। अरे वाह जी, हमारे पास कितने सिक्के हो गए। अब तो हम इस गांव के सबसे अमीर हो जाएंगे और अब किसी को हमारे ऊपर ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी और आपको किसी दूसरे के खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। अब हम बहुत सारे गहने बनाएंगे। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है वनिता, तुम जल्दी से अब इस टोकरी को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे सुनिए जी, ना जाने अपनी जादुई टोकरी कहाँ चली गई, यही तो रखी थी। क्या हुआ भाग्यवान? आखिर कहाँ गई हमारी टोकरी? तुमने तो यहीं रखी थी ना? हाँ जी, मैंने यही रखी थी, लेकिन अभी तो यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, ना जाने वो जादुई टोकरी यहाँ से कौन चुरा के ले गया। लेकिन जो भी लेकर गया है, बस वो उस जादुई टोकरी का गलत इस्तेमाल ना करे। टोकरी के चोरी हो जाने पर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उधर अर्जुन और वनिता खुश हो रहे थे। सुनो जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता, तब तक हम इस जादुई टोकरी के बारे में किसी को पता नहीं लगने देंगे। हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ हाँ वनिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। थोड़ी देर बाद वहां पर श्याम आ जाता है। अर्जुन, चलो हमें आज खेतों में काम करने जाना होगा। अरे भाई, कौन सा खेत? अब मुझे खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों, जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे ओ, ये मैंने क्या बोल दिया? बस इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। अरे अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी? खेती नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा?
आखिर एक एक पैसा खेतों में काम करके ही तो आता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन घर के अंदर चला जाता है। आखिर इस अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला? क्या इसे खेत में काम करने की जरूरत नहीं है? लेकिन कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी टोकरी नहीं चुराई है? भगवान, अगर इसने उस टोकरी को चुराया होगा तो ये जरूर उस टोकरी का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? वो टोकरी मुझे जमीन से निकालनी नहीं चाहिए थी। श्याम अर्जुन के घर के अंदर चला जाता है। श्याम को घर में देखकर अर्जुन चौंक जाता है। अरे अरे श्याम भाई, मैंने कहा था ना खेत में काम करने नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसीलिए सोचा पानी पी लूं फिर यहाँ से चलूं। क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? हाँ हाँ भाई, रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। फिर अर्जुन अंदर चला जाता है तो श्याम इधर उधर देखता है। तभी उसे उसकी जादुई टोकरी दिखाई देती है। इसका मतलब अर्जुन ने ही मेरे घर से चमत्कारी टोकरी चुराई है। तभी तभी अर्जुन बोल रहा था कि खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये इस चमत्कारी टोकरी का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस टोकरी को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर श्याम वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वो अर्जुन के घर जाकर वो जादुई टोकरी चुराकर वापस ले आता है। बूढ़ी माँ ने कहा था चमत्कारी टोकरी दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। मैं इसे वापस जमीन में रख दूंगा, क्योंकि इंसान बहुत लालची है। हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर श्याम उस टोकरी को वहां से लेकर वापस वही जमीन पे रख देता है जहां से उसने खोद कर लाया था। अगली सुबह अर्जुन उस टोकरी को गायब देखकर चौंक जाता है। अरे कहाँ गई वो जादुई टोकरी? आखिर कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। अरे ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, वैसे भी हमने बहुत सारे सोने के सिक्के जमा कर रखे हैं, तो हम उन्हीं को निकाल लेते हैं। फिर दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सोने के सिक्के पत्थर बन गए। अरे ये क्या हो गया? हमने तो यहाँ सोने के सिक्के रखे थे, यहाँ तो केवल पत्थर ही पत्थर है। लगता है उस टोकरी के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसीलिए ये सब पत्थर बन गए हैं।